बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने नए यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन से बनने वाले टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में। और लगभग आज की वीडियो के माध्यम से आप 200 क्वेश्चंस को जानेंगे, क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत चीज़ों को बताते हुए चलूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनको भी एक प्रकार से मैं आपको बताते हुए साथ साथ में चलूंगा, जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बीए बीएससी बीकॉम के 3rd सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज शामिल है। आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मात्र यह वीडियो देख करके जाइएगा, आप बहुत अच्छा करके आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को मैं छांट करके आपके लिए लाया हूं प्रभु। तो आप सभी लोग जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैंने बड़ी मेहनत करी इन सभी क्वेश्चंस को छांटने के लिए। तो आप सभी लोग प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, चूंकि हमारी मेहनत सफल हो। ठीक है, आप सभी लोग जब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। चलिए बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, स्वागत है आप सभी का आपके अपने नए यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ज्वलंत क्वेश्चन से लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाने वाला है। आप सभी लोग इसको बताने का प्रयास करेंगे। ये टेस्ट भी है आपका, जान लीजिए, प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन नैतिक मूल्य या सॉरी नैतिक सामाजिक मूल्य है? नैतिक सामाजिक यानी मोरल सोशल वैल्यू, इनमें से कौन सा? तो यानी जिन बच्चों का जो है इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अंग्रेजी में भी साथ साथ चीजों को बताते हुए चलूंगा। तो नैतिक सामाजिक मूल्य इनमें से कौन सा है? देखिए, मित्रता नैतिक सामाजिक मूल्य है, ईमानदारी भी नैतिक सामाजिक मूल्य है, और सच्चाई भी नैतिक सामाजिक मूल्य ही है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। ऊपर तो सभी मूल्य जो हैं ये नैतिक और सामाजिक मूल्य हैं, यानी कि मोरल सोशल वैल्यूज हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक मूल्य नहीं है? मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल वैल्यूज इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, दया एक साइकोलॉजिकल वैल्यू है, मनोवैज्ञानिक मूल्य है। साथ ही साथ में प्रेम भी साइकोलॉजिकल वैल्यू है, करुणा भी साइकोलॉजिकल वैल्यू है। जबकि एक प्रकार से दान जो है ये आध्यात्मिक वैल्यू है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक मूल्य कौन सा नहीं है? आपका दान जो है ये मनोवैज्ञानिक मूल्य नहीं है। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रबंध क्या है? बताएं। प्रबंध को अंग्रेजी में मैनेजमेंट बोलते हैं। तो प्रबंध क्या होता है? प्रबंध जो होता है वो स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने और दोनों की कलाओं से रिलेटेड होता है। यह बात आप ध्यान रखें, यानी स्वयं काम करने की कला और दूसरों से काम करवा लेने की कला को ही एक प्रकार से प्रबंध या मैनेजमेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन प्रबंध के स्तर नहीं है? बताएं, प्रबंध के स्तर इनमें से कौन से नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रबंध के स्तर, देखिए प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, एक होता है उच्च स्तर, एक होता है निम्न स्तर, एक होता है मध्य स्तर। मुख्य स्तर नहीं होता, तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंध के 3 स्तर कौन कौन से हैं? उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, और ऐसे ही तीव्र गति से मैं आपको आगे बढ़ूंगा ताकि आपको बहुत कम समय में बहुत सारी चीजों को बता दूं। भारत में प्रबंध है, भारत में प्रबंध क्या है? अनावश्यक है? बिल्कुल नहीं, भारत में प्रबंध जो है आवश्यक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। भारत में प्रबंध कैसा है? आवश्यक है। भारत में नीड है किसकी? प्रबंध की, मैनेजमेंट की। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रबंध की शुरुआत कहाँ से होती है? संगठन से, निर्देशन से, नियुक्तिकरण से, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, करेक्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रबंध की शुरुआत बेटा कहाँ से होती है? प्रबंध की शुरुआत जो होती है नियुक्तिकरण से होती है, निर्देशन से होती है, संगठन से। तो इनमें से किसी से नहीं होती है। प्रबंध की शुरुआत पहले किसी समस्या चयन से होती है, कि भाई कोई समस्या या कोई मुद्दा है, उस मुद्दा का एक प्रकार से कौन सा मुद्दा है, तो उसके ऊपर एक प्रकार से कोई संगठन बाद में बनता है। ठीक है, पहले विचारधाराओं को लेकर के लोग इकट्ठा होते हैं, भाई हमको करना क्या, तो विषय का निर्धारण करना पहले शुरुआत वहीं से होती। तो ऑप्शन नंबर में दिया नहीं, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं। प्रबंध का सार तत्व कौन सा है? बताएं, प्रबंध का सार तत्व कौन सा भैया? देखिए, प्रबंध का सार तत्व होता है कौन सा? स्टाफिंग करना, यानी स्टाफिंग मतलब कि एक प्रकार से मैनेजमेंट में किस तरीके से किसको क्या क्या काम करना है, किसको क्या क्या देना, यही सब एक प्रकार से स्टाफिंग करना प्रबंध का सार तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रबंध किसका नौकर होता है? बताएं, प्रबंध किसका नौकर है? प्रबंध जो होता है प्रशासन का नौकर होता है। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसी में प्रबंध एक प्रकार से काम करता है। प्रबंध एक मैनेजमेंट होता है जो हर एक क्षेत्र में होता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रबंध कैसी शक्ति है? बताएं, प्रबंध कैसी शक्ति बेटा? प्रबंध जो है एक अदृश्य शक्ति होती है। प्रबंध हमको दिखता नहीं, मैनेजमेंट दिखता है कि लाल लाल मैनेजमेंट उड़ रहा है, पीला पीला मैनेजमेंट हो रहा है, या करिया मैनेजमेंट हो रहा, नहीं नहीं होता ना। यानी कि मैनेजमेंट आपको नहीं दिखता है। प्रबंध एक ऐसी, प्रबंध कैसी शक्ति? अदृश्य शक्ति है। प्रश्न कई बार आया हुआ है।
अगला क्वेश्चन से प्रबंध की आवश्यकता कब होती है? प्रबंध की आवश्यकता कब होती है बेटा? बताएं, प्रबंध की आवश्यकता कब होती है? प्रबंध की आवश्यकता जो है हमेशा होती है, प्रत्येक समय में होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। चूंकि इसमें से कभी नहीं तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं तो ये इससे गलत हो गया। केवल काम करते समय केवल प्रबंध की जरूरी नहीं, बल्कि जीवन में एक प्रकार से प्रत्येक समय प्रबंध की जरूरत पड़ सकती है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने एक प्रकार से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अच्छा, स्वामी स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना करी थी? रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करी थी, मतलब रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। नरेंद्र नाथ दत्त किसके बचपन का नाम था? तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का ही नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये बात ध्यान रखेंगे। इनके पैतृक निवास का नाम था दत्त भवन, इनमें उनके घर में लिखा रहता था। 12 जनवरी 1863 में जन्म होता है। ठीक है, इनका रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में बेलूर नाम के स्थान पर करते हैं ये। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी बड़े फेमस व्यक्ति हैं, चूँकि 1800 मतलब कि उसमें क्या नाम है, इन्होंने एक प्रकार से शिकागो में भाषण दिया था। ठीक है, और बहुत ही एक प्रकार से फेमस वो भाषण हुआ स्वामी जी का। ठीक है, विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था, 1898 की बात है। ठीक है उसी समय में। अच्छा, विवेकानंद जी ने 1898 ईस्वी में शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी सैन फ्रांसिस्को में करी थी, यूएसए में, अमेरिका में। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो कई प्रश्न इनसे भी पूछा जाता रहता है। भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन भी कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। ठीक है, ये सब ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न आए हुए थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। गांधी जी के आश्रम, प्रश्न है, गांधी जी के आश्रम की स्थापना की, बताएं गांधी जी के आश्रम की स्थापना, मतलब गांधी जी ने आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो साबरमती आश्रम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गांधी जी ने साबरमती में आश्रम की स्थापना करी थी, यह बात आप ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने जो अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था, वो आंदोलन जो शुरू किया था सत्याग्रह का, वो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था, गोरों और कालों के विरुद्ध में, यानी प्रजातीय जो विभेद है उसको खत्म करने के लिए। प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो मैंने कहा आपको बता दिया जाए। महात्मा गांधी जो है एक प्रकार से जो है गुजरात में इनका जन्म होता है। असहयोग आंदोलन के एक प्रकार से प्रणेता रहे हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी एक पुस्तक बड़ी फेमस है, तो प्रश्न पूछा गया था पिछली बार कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिख लीजिएगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी जी की रचना है, यह बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, गांधी जी मतलब कि गांधी जी प्रयासरत थे। गांधी जी किसके लिए प्रयासरत थे भैया? गांधी जी प्रयासरत थे किसके लिए? भारत में सामाजिक जागृति के लिए, कि भारत में समाज आगे बढ़े, समाज जागृत हो। भारत स्वतंत्रता के लिए भी पक्षधर थे, और आर्थिक उद्धार के लिए भी एक प्रकार से गांधी जी ने कई काम किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी के लिए गांधी जी प्रयासरत थे, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे महोदय, अगला क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के दर्शन का सिद्धांत नहीं है? देखिए, सत्य, हिंसा और नैतिकता की बात गांधी करते हैं, तटस्थता की बात गांधी नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। बाइबल के पर्वत प्रवचन का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ा था? तो बाइबल के पर्वत प्रवचन का जो प्रभाव है महात्मा गांधी पर पड़ा था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। श्रीमद् भगवत गीता का प्रभाव गांधी जी पर बहुत था। कौन सा सत्याग्रह का साधन नहीं है? सत्याग्रह का साधन देखिए, उपवास के द्वारा सत्याग्रह कर सकते हैं आप, निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा, हड़ताल के द्वारा भी आप सत्याग्रह कर सकते हैं, जबकि स्वैच्छिक प्रवचन के द्वारा आप नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में गांधी जी से रिलेटेड पूछे जाते रहे हैं, और कई विश्वविद्यालय में, ऐसा नहीं कि एक दो विश्वविद्यालय में आया हुआ है, कई विश्वविद्यालय में आया हुआ है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता जी का नाम था पुतली बाई। ठीक है, पोरबंदर में इनका जन्म होता है गांधी जी का। गांधी जी ने 7 पाप की अवधारणा दी थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 7 पापों की अवधारणा इनकी बड़ी फेमस है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। 7 पाप कौन कौन से हैं? पहला है काम के बिना धन, दूसरा है अंतरात्मा के बिना सुख, तीसरा है मानवता के बिना विज्ञान, चौथा है चरित्र के बिना ज्ञान, पांचवा है सिद्धांत के बिना राजनीति, छठा है नैतिकता के बिना व्यापार, सातवां है त्याग के बिना पूजा। ये 7 पापों की अवधारणा किसने दी है? महात्मा गांधी जी ने दी है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो गांधी जी ने पापों की अवधारणा कितनी दी, कितने पाप बताए हैं? 7 पापों की अवधारणा दी है। प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, तो मैंने कहा आपको बता दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ पर हुआ था भैया? रामेश्वरम में हुआ था, दक्षिण भारत में पड़ता है, तमिलनाडु में, रामेश्वरम। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था, रामेश्वरम नाम के स्थान पर। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को।
15 अक्टूबर 1931 ऑप्शन नंबर सी में दिया, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि ये सब मानवीय मूल्य एक प्रकार से हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे एक प्रकार से लोग प्रभावित हैं। जैनुल आबदीन से कलाम का क्या संबंध था? जैनुल आबदीन आपके पिताजी थे, किसके? इनके अब्दुल कलाम जी के पिताजी का नाम था जैनुल आबदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब्दुल कलाम अपने जीवन की विभिन्न उपलब्धियों का श्रेय किसे देते हैं? तो बताएं, जैनुल मतलब कि अब्दुल कलाम जो है अपने जीवन की विभिन्न उपलब्धियों का श्रेय जो देते हैं वो अपने प्रधानाचार्य को, अपने अध्यापकों को और अपने माता पिता को देना चाहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, किसे जनता का राष्ट्रपति कहकर के संबोधित किया जाने लगा है? जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम जी को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एक प्रकार से और भी लगातार क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त, देखिए अगर एमसीक्यूज की पीडीएफ इन सभी की आपको प्रैक्टिस सेट करनी है, पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है मानव मूल्य पर्यावरण अध्ययन की, या फिर एक प्रकार से और भी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करनी है। अगर आप बीए में हो तो बीए के सभी सब्जेक्ट की क्लास होती है, तो सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है। 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना और सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं उन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ जो होंगे वो सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर सारी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आपको एक प्रकार से मात्र 100 रुपये देने होंगे अगर आप बीए में हैं। और ह्यूमन वैल्यूज़ का तो मिलेगा, साथ ही साथ में बीए के जो आपके 4 सब्जेक्ट और हैं, 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, उनकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। चाहे परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही, चाहे लिखित हो रही है, तो उनकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मात्र 100 रुपीज़ में ही। ठीक है, लेकिन अगर आप बीएससी और बीकॉम में हैं, ठीक है, अगर आप किस में हैं भैया, बीएससी और बीकॉम में हैं, तो आपके लिए एक प्रकार से यही प्राइस जो है, चूंकि बीएससी बीकॉम का को करिकुलर ही मैं पढ़ाता हूं, तो उनकी उन बच्चों के लिए 50 रुपये ही फीस है। उनको भी इसी नंबर पर एसएमएस करना, अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट क्या नेम आपको बताना कि सर जी हमको केवल को करिकुलर का चाहिए, हम बीएससी से हैं या बीकॉम से हैं, ठीक है, हम थर्ड सेमेस्टर में हैं, हमको चाहिए 50 रुपये वाला। तो आपके पास तुरंत एक प्रकार से स्कैनर, मतलब कि स्कैनर सेंड किया जाएगा, उस पर आपको मात्र 50 रुपीज़ सेंड कर देने हैं, उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और ग्रुप से क्या आपके पास डायरेक्टली पर्सनली आपके पास लगभग 10-12 पीडीएफ जो है सेंड कर दी जाएगी प्रैक्टिस सेट की। आप उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, उसके आंसर आपको वीडियोज़ में मिलेंगे और आप उसको एक प्रकार से प्रैक्टिस करके आप देखें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। ताकि एक पहले वीडियो देखिए, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए और उसके बाद जब समझ में ना आए तो फिर से वीडियो में आकर के आप मिला लीजिए कि आपका क्वेश्चन कितना सही। तो इससे क्या होगा, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, बिना समय गंवाए हुए तीव्र गति से अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत कम समय में मैं 100 से अधिक क्वेश्चंस को आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको एक प्रकार से और कहीं पर कुछ भटकने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत कम समय में मैंने कई क्वेश्चंस को बता भी दिया है आपको। तो एपीजे अब्दुल कलाम को एक प्रकार से पद्म भूषण भी मिला था 1981 में, एपीजे अब्दुल कलाम जी को पद्म भूषण मिला था। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और एपीजे अब्दुल कलाम की एक पुस्तक है बड़ी फेमस है, द विंग्स ऑफ फायर। तो प्रश्न पिछली बार पूछा गया था, द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये सब प्रश्न इनसे पूछे जाते रहते हैं। और अच्छा, अब्दुल कलाम ने अपने पिता से क्या सीखा था? ईमानदारी सीखी थी, अनुशासन सीखा था, उदार स्वभाव सीखा था अपने पिताजी से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहा है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। मिसाइल मैन की संज्ञा किसे दी थी? द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, कंपनियों को अपने रिक्त विरोधी ढांचे की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए क्या करना चाहिए? तो बताएं, कंपनियों को अपने जो है जो रिश्वत विरोधी ढांचा है, रिश्वत विरोधी ढांचे की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए क्या करना चाहिए? पर्याप्त निगरानी रखनी चाहिए और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं भी ठीक ठाक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन से सोशल नेटवर्किंग है। सोशल नेटवर्किंग क्या है? एक ऑनलाइन सेवा है, ये एक प्लेटफॉर्म भी है और एक साइट भी है सोशल नेटवर्किंग। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सोशल नेटवर्किंग की लोकप्रिय प्रणाली है। सोशल नेटवर्किंग की आजकल लोकप्रिय प्रणाली ट्विटर बनी हुई है, व्हाट्सएप और फेसबुक। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर ये सोशल नेटवर्किंग की एक लोकप्रिय प्रणाली है जो हर किसी के फ़ोन में आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। ठीक है,
ये सब क्वेश्चन पूछे गए पिछले बार, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सोशल नेटवर्किंग किस पर केंद्रित है। अच्छा, ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ ये आप देखेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा रमेलू हो गया, मतलब राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय हो गया। इसके अलावा आपका जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय आपका हो गया, ठीक है। इसके अलावा CSGMU हो गया आपका छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। इसके अलावा MJPRU आपका हो गया, ठीक है, इसके लिए भी करवाते। इसके अलावा BU झांसी आपका हो गया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। इसके अलावा आपको बता दूं जैसे कि आपका प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके लिए भी एक प्रकार से ये वैध है। इसके अलावा आप देखेंगे आपका जैसे कि और भी कई विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, MSDU मतलब कि आपका जो महाराजा सोहेल देव यूनिवर्सिटी है उसके लिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपका जो है और भी कई विश्वविद्यालय हैं, जैसे आपका अगर मैं नाम भूल पा रहा हूं तो जैसे कि और भी कई विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पेपर हो रहे हैं उनमें को करिकुलर में मानव मूल्य शामिल है और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये लेक्चर, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग किस पर केंद्रित है। सोशल नेटवर्किंग किस पर केंद्रित है बाबू। सोशल नेटवर्किंग जो होता है ये सामाजिक नेटवर्किंग से रिलेटेड है, सामाजिक संबंधों को बनाने से रिलेटेड है और सामाजिक संबंधों को परिलक्षित करने से भी एक प्रकार से रिलेटेड है, यानी इन सभी पर ध्यान केंद्रित करता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नेटवर्किंग साइटों के द्वारा किसका आदान प्रदान होता है। सामाजिक नेटवर्किंग साइटों के द्वारा भैया किसका आदान प्रदान होता है, गतिविधियों और घटनाओं का, व्यक्तिगत रुचियों का भी और विचारों और इच्छाओं का भी सोशल नेटवर्किंग साइटों के द्वारा आदान प्रदान होता है। हम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कहीं पर कोई पोस्ट डालते तो अपने विचार भी साझा करते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग सेवा का प्रकार है। सोशल नेटवर्किंग सेवा का प्रकार इनमें से कौन सा है। सोशल नेटवर्किंग सेवा का प्रकार देखेंगे, इंस्टेंट मैसेजिंग और ईमेल के द्वारा हम एक प्रकार सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कई विश्वविद्यालयों में। अगला क्वेश्चन आ चुका है, साइबर थ्रेट्स यानी साइबर खतरा वाले व्यक्ति किस इरादे वाले होते हैं। तो साइबर जो खतरा वाले या साइबर थ्रेट्स वाले जो व्यक्ति होते हैं वो दुर्भावनापूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं, दुर्भावनापूर्ण होते हैं, सद्भावनापूर्ण तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर थ्रेट्स एजेंट किस प्रकार हो सकते हैं। तो ये एक प्रकार से गैर मानव एजेंट और मानव एजेंट दोनों तरीके से हो सकते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइबर धमकी या खतरा देने वाले हो सकते हैं। साइबर धमकी या खतरा देने वाले दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले व्यक्ति या मित्र भी हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी आपके हो सकते हैं, कोई भी आपका हो सकता है जो साइबर धमकी आपको दे सकता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ऑनलाइन शॉपिंग को क्या कहते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग को बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C कहते हैं। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग में उपयोग क्या होता है। शॉपिंग सर्च इंजन का उपयोग होता है। आजकल जैसे तमाम प्रकार के एप्लीकेशन हैं जो कि एक प्रकार से चीज़ों को एक प्रकार से बेच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, CSR इसमें एक चीज प्रणाली आती है, CSR प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, CSR क्या है। तो मतलब कि इसका मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये एक प्रकार से कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी जो होती है ये एक प्रकार से गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर काम करती है। तो एक प्रश्न भी पूछा गया था कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया, तो गांधी जी ने दिया है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन है। अगला क्वेश्चन है, 1980 ईस्वी के दशक में उभरते IT क्षेत्र के महत्व को किसने पहचाना। तो किसने पहचाना था, हासिम प्रेम जी ने पहचाना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हासिम मतलब कि अजीम हासिम जी प्रेम जी कौन है। अजीम हासिम जी प्रेम जी जो हैं ये परोपकारी व्यक्ति हैं, निवेशक भी हैं और भारत व्यापार के टाइकून भी हैं। भारतीय व्यापार टाइकून यानी बहुत विद्वान आदमी है और बहुत बड़े एक प्रकार से बिजनेसमैन भी हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अजीम प्रेम जी ने, प्रश्न है अजीम प्रेम जी ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी थी। तो अजीम प्रेम जी ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करी थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रौद्योगिकी के तहत मिनी कंप्यूटर बनाने वाले तथा एक अमेरिकी कंपनी सेंटिनेल कंप्यूटर निगम के साथ किसने सहयोग किया था। तो ये भी हासिम प्रेम जी ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया वीक द्वारा किस वर्ष अजीम प्रेम जी को विश्व के 20 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया।
तो कब शामिल किया गया, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 20 सबसे प्रभावशाली लोगों में कब शामिल किया गया, एशिया वीक के द्वारा अजीम प्रेम जी को 2010 में शामिल किया गया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन से, व्यवसाय को अपनी कंपनियों के हित से परे उन समुदायों तक जाने की आवश्यकता है जिनकी वे सेवा करते हैं। यह विचार निम्न में से किसका है, यह विचार अजीम प्रेम जी का ही है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, परोपकार का कार्नेगी पदक 2007 में किसे प्रदान किया गया, बताएं। परोपकार का कार्नेगी पदक 2007 में किसे प्रदान किया गया, रतन टाटा जी को मिला था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बिल गेट्स का जन्म कब हुआ था बाबू, बिल गेट्स का जन्म कब हुआ था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल गेट्स की पत्नी का नाम क्या है, मिलिंडा गेट्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एक प्रकार से कंपनी के चेयर हैं बिल गेट्स, यह बात ध्यान रखेंगे। सीईओ अब तो माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, ठीक है। तो बिल गेट्स का जन्म कब हुआ था, बिल गेट्स का जन्म होता 28 अक्टूबर 1955 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिल गेट्स जन्म स्थान कहाँ पर है, इनका जन्म स्थान कहाँ है भाई, वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बिल गेट्स का जन्म किस देश में हुआ था, बिल गेट्स का जन्म अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से, अच्छा, विश्वविद्यालय से किसने शिक्षा ग्रहण करी थी, स्नातक की डिग्री कहाँ से प्राप्त करी थी इन्होंने, बिल गेट्स ने, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त करी थी। ओके, और इन्होंने एक प्रकार से इनका प्रिय खेल जैसे ब्रिज, गोल्फ, पिकेल वाले तमाम प्रकार के खेल भी खेला करते थे। इन्होंने एक प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की घोषणा कर दी 1983 में 10 नवंबर की डेट को, ठीक है। और पहला एक प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया था 1985 में। तो बड़े एक प्रकार से जो है प्रतिभाशाली व्यक्ति भी रहे हैं ये, ठीक है। इनका एक कथन है, बड़ा फेमस है, परीक्षा में पूछा गया था कि बड़ी सफलता के लिए आपको बड़े खतरे लेने पड़ते हैं, बड़ी सफलता के लिए बड़े खतरे लेने पड़ते। किसने कहा था, बिल गेट्स साहब ने कहा था। क्या कहा था कि बड़ी सफलता के लिए बड़े खतरे आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में एक बात इन्होंने और कही थी कि दुनिया में सबसे बड़ा खतरा कोई विश्व युद्ध नहीं बल्कि महामारी होती है। दुनिया में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, कोई विश्व युद्ध नहीं बल्कि महामारी होती, बिल गेट्स ने ही कहा था। बिल गेट्स का एक कथन और मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा था सफलता का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है लेकिन असफलता से सबक लेना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी आप सफल हुए, उसका जश्न, आप जाम वाम पी रहे हैं, ठीक बात है, आप पीजिए, आप मौज मस्ती करिए, आप चूंकि सफल हुए हैं। लेकिन अगर आप असफल हो जाते तो उससे आप सबक लेना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सफलता से सबक लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल गेट्स ही कहता है। तो ये बिल गेट्स हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखें। प्रबंध कला के सूत्र सिद्धांत व्यवहार में आते हैं, बताएं भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो चलेगा नहीं आपका, बहुत कम समय में मैं चीज़ों को आपको समझा दे रहा हूँ, चूँकि मैं बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूँ, चूँकि आपका रिवीजन क्लास भी हो है। चलिए, प्रश्न, प्रबंध कला के सूत्र सिद्धांत व्यवहार में आते हैं। तो प्रबंध कला के सूत्र में सिद्धांत व्यवहार में जैसे शासन, प्रशासन, चिकित्सालय, विद्यालय, कारखाना, घर, दुकान, कार्यालय, इन सभी में प्रबंध कला के सूत्र सिद्धांत व्यवहार में लाए जाते हैं, काम में लाए जाते हैं, उपयुक्त सभी जगहों पर। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न, कर्मफल पुनः क्या कराता है, कर्मफल जो होता है पुनः आपको कर्म ही कराता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका अल्प प्रयोग भी बड़े पाप अथवा हानि से बचा लेता है, तो किसका भैया, धर्म का एक प्रकार से बहुत कम प्रयोग भी आपको बड़े से बड़े पापों के खतरे से बचा लेता है, बड़ी से बड़ी हानियों को आपको बचा लेता है आपको, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अपने बचनों के द्वारा कौन एक अद्भुत प्रबंधन सूत्र उपलब्ध कराते हैं। तो अपने बचनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण एक प्रबंधन सूत्र उपलब्ध कराते हैं, जो प्रबंधन सूत्र कौन सा, श्रीमद् भगवद गीता कि यत्र योगेश्वराख्य सड़ौ यत्र पारथो धनुर्धरा तत्र श्री विजय विभूति धुर्बानीति मतिर्ममा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं बीच मैदान में, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुस्सभा माम का पांडवस पुत्रा किम कुर्वन्त संजय, इस तरीके से चीजें होती हैं। गीता की कसौटी पर प्रबंधन तथा उद्योग हो तो किसके लिए हितकारी प्रबंधन होगा, बताएं। गीता की कसौटी पर प्रबंधन तथा उद्योग हो तो ये एक प्रकार से उद्योगपतियों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, श्रमिकों के लिए, सबके लिए एक प्रकार से हितकारी होगा अगर गीता के अकॉर्डिंग प्रबंधन करेंगे तो। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में किसे युवाओं के लिए कैरियर बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट का ग्रंथ माना जा रहा है, कैरियर बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट का ग्रंथ माना जाता है श्रीमद् भगवद गीता को। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में संकलित है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है इसमें। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक टीकाओं से युक्त होने का गौरव किस ग्रंथ को प्राप्त है। तो विश्व में सर्वाधिक टीकाओं से युक्त होने का गौरव जो प्राप्त है श्रीमद् भगवद गीता को ही प्राप्त है। भगवद गीता का बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद हुआ, टीकाओं बहुत सारी टीकाएं लिखी गई इस पर।
ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? इसमें कुल मिलाकर के 18 अध्याय हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से गीता की उत्पत्ति कब मानी जाती है? श्रीमद् भगवत गीता की उत्पत्ति जो है, ये गीता की उत्पत्ति मोक्षा एकादशी को एक प्रकार से मानी जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है पश्यामी देव मतलब कि देवास्तम देव देहे सर्व अस्थता, ठीक है, ये किसका कथन है? पश्यामि देवामस्तौ देवे देव देहे सर्व अस्थतः, ये अर्जुन ने कहा था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गीता में कि यत्र योगेश्वरा किसड़ो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवा नीति मतिर्ममः, ये किसने कहा था? इसको कहा था भैया एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण। गीता में आप देखते हैं इस तरीके के श्लोकों के बारे में लिखा गया है। 18वें अध्याय में एक प्रकार से ये श्लोक लिखा गया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18वें अध्याय में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है? बताएं कौन सा एक वृक्ष जो है पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक है? बाबू फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कौन सा वृक्ष जो है पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से जो है पीपल, नीम और जो आम है, ये एक प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से ठीक ठाक माना जाता है, जबकि सफेदा जो है ये वृक्ष हानिकारक होता है पारितंत्र के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, किसने कहा था? बहुत फेमस प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग ही पर्यावरण है, ये फिटिंग महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य ऊर्जा का निवेश और पुनः उसका निर्गमन किस नियम के अनुसार होता है? तो ये प्राकृतिक नियम के अनुसार होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, कौन सा सर्वाधिक टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र होता है? कई बार प्रश्न परीक्षा में आया, कौन सा सबसे टिकाऊ होता है? महासागर का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, वो सर्वाधिक टिकाऊ होता है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए बच्चों, अगला क्वेश्चन से थार किस पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? थार का जो मरुस्थल है, ये एक प्रकार से मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र उदाहरण, मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से डिजर्ट जो है इकोसिस्टम है। थार मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र का घटक नहीं है, किसका? थार मरुस्थल जो है ये खेजड़ी, आक और सेबल का है, जबकि थार के मरुस्थल में कमल थोड़ी ना उगे, कमल तो भाई जल में उगता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ये घटक नहीं, बाकी सेबड़, खेजड़ी और आक है, ये सब वृक्ष आपको वहाँ पर मिलेंगे। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है। अंतरिक्ष यान में बनाया गया जो परितंत्र होता है उसी को आप एक प्रकार से आर्टिफिशियल मतलब कि परितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, कृत्रिम परितंत्र। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिकतम ऊर्जा निहित है। अधिकतम ऊर्जा निहित होती भाई किसमें? अधिकतम ऊर्जा जो होती है उत्पादक में निहित होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में ऊर्जा संचरण का 10% सिद्धांत दिया। आहार श्रृंखला में ऊर्जा संरक्षण का 10% सिद्धांत जो है कहाँ से आया? लिंडमैन से आया। लिंडमैन नाम के विद्वान ने दिया इस सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न कई बार आया हुआ है ये। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड है। प्रश्न है कि पौधे अपना भोजन के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं कहाँ से? पौधे जो होते हैं वो जैव भू रासायनिक चक्र से एक प्रकार से प्राप्त करते हैं अपना भोजन। बेसिकली ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा एक प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन से, पौधे का कौन सा हिस्सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो होता है जड़ होता है, जड़ जो पौधे का होता है। इसी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वातावरण, ये प्रश्न खूब पूछा था, आप लोग भ्रमित होते। वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म करने वाली गैस कौन सी है? तो वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म कौन सी गैस करती है भैया? CO2 सबसे ज्यादा गर्म करती है। आपसे पूछा जाए कि वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन फैलाती है वातावरण में, वायु का प्रदूषण? तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसको कहते हैं CO, ठीक है। CO2 गर्म करती है, CO ये गर्म करने वाली गैस है वातावरण को, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ये गैस जो है एक प्रकार से प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। किसके लिए भैया? प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, यह बात ध्यान रखेंगे। जबकि आपसे पूछे कि जो CFC नाम मतलब कि जो एक प्रकार से वो क्या नाम है, जो है ओजोन जो लेयर है उसको सबसे ज्यादा नुकसान किस गैस से फैलता है? तो CFC से फैलता है। CFC का पूरा नाम क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस ऐसी है जो फ्रिज से और रेफ्रिजरेटर मतलब कि रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज और AC इन सभी से निकलती है ये गैस। और ये गैस प्रभावित करती है किसको? वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार से तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा एक प्रकार से बता दूं कि ये सब परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इसी वजह से मैंने इन प्रश्नों को रखा है और ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अच्छा, ओजोन लेयर का सूत्र, ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3 को ओजोन कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, सूर्य की रोशनी से सौर चूल्हे का तापमान पहुंच जाता है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सूर्य की रोशनी से सूर्य चूल्हे का जो तापमान होता है वो 140 सेल्सियस डिग्री पहुंच जाता है, यानी कि 140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, अगला क्वेश्चन से प्रदूषण से मुक्त खाना बन सकता है। प्रदूषण से मुक्त खाना जो होता है सौर चूल्हे पर ही बन सकता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर। बाकी गैस, हीटर और स्टोव, इन सभी से एक प्रकार से प्रदूषण फैलता है, सौर चूल्हे से नहीं फैलता। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, गिरते पानी की ऊर्जा से उत्पादित बिजली को क्या कहते हैं? गिरते पानी की ऊर्जा से उत्पादित जो बिजली होती है इसी को जल विद्युत कहते हैं। जैसे कि झरनों पर, जलप्रपात पर बांध बना करके बिजली बनाई जाती है, वो इसी गिरते पानी की जो ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, उसी को एक प्रकार से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न पूछा गया, ये कौन सी ऊर्जा ऊष्मीय या नाभिकीय ऊर्जा से सस्ती है, बताएं। कौन सी ऊर्जा आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न बड़ा है, बढ़िया है कि कौन सी ऊर्जा ऊष्मीय या नाभिकीय ऊर्जा से सस्ती होती है? तो जलीय ऊर्जा जो होती है ये भैया एक प्रकार सबसे सस्ती ऊर्जा मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बड़े बड़े बाग बगीचे लगाए गए थे। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बड़े बड़े बाग बगीचे जो लगाए गए थे वो एक प्रकार से मुगल काल में लगाए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न आया हुआ था परीक्षा में। अगला क्वेश्चन आ चुका है, यदि समुद्र का स्तर कुछ ही ऊपर होता है तो थल का अधिकांश भाग पानी में डूब जाता है, यह उल्लिखित है। यह एक प्रकार से कहाँ पर उल्लिखित है? बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल ईसाइयों का ग्रंथ है, इसी में लिखा कि यदि समुद्र का स्तर कुछ ही ऊपर उठता है तो थल का जो इलाका होता है अधिकांशतः वो पानी में डूबने लगता है। अगला क्वेश्चन से, पर्यावरण के मन के विचार, पर्यावरण के मन के विचार व्यवहार जीवन के प्रति दृष्टिकोण में भी आता है। पर्यावरण में मन के विचार, व्यवहार, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, ये सब भी एक प्रकार से पर्यावरण में आता है। किस में? जैन धर्म के एक प्रकार से धर्म में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, एक श्रृंखला में एक के बाद एक खजाना, मतलब एक के बाद एक खाना और खाया जाना कहलाता है, बताएं। एक श्रृंखला में एक के बाद एक खाना और खाया जाना क्या कहलाता है? तो इसी को आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि जो है घास जो है वो प्राथमिक उत्पादक है, अब उसको कौन खाएगा? उसको खाएगा, मान लेते हैं घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा, या एक प्रकार से जो छोटे मोटे जीव होते हैं घास को खाएंगे। अब उस घास क्या हो गई, मतलब कि वो टिड्डा क्या हो गया? टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। घास क्या हो गई? प्राथमिक उत्पादक हो गई, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाती है घास, इसी वजह से वो प्राथमिक उत्पादक हो गई। प्राथमिक उपभोक्ता होगा टिड्डा, जो कि वो एक प्रकार से निर्भर है किस पर? घास पर निर्भर है। अब टिड्डे को कौन खाएगा? टिड्डे को मान लेते हैं मेढक खा लिया, टिड्डे को मेढक ने खाया। अब मेढक क्या होगा? द्वितीय उपभोक्ता हो गया, क्योंकि दूसरी मतलब उसने खाया। अब उसके बाद में मेढक को आकर के कौन खा लेगा? सांप खा लेगा। अब मेढक को सांप खा ले तो सांप एक प्रकार से क्या हो गया? सांप एक प्रकार तृतीय उपभोक्ता हो गया। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब यही फूड चेन होती, खाद्य श्रृंखला होती है। अगला प्रश्न, परितंत्र होते हैं प्राकृतिक या कृत्रिम या स्थलीय और जलीय? देखिए, परितंत्र की अगर बात की, परितंत्र जो होते हैं प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। परितंत्र स्थलीय भी होते हैं और जलीय भी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अजैव पर्यावरण और जीवों के मध्य पोषक तत्वों के प्रवाह को क्या कहते हैं, बताइएगा। अजैव पर्यावरण और जीवों के मध्य पोषक तत्वों के प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे बाबू। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए आते रहते हैं और मैं बहुत मेहनत के साथ आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं इस चैनल पर तो को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। शुक्ला एचडी पॉइंट का एक भाग है ये, ठीक है। चले, अच्छा ये बताएं, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन है और बाकी प्रकार से 21% के आसपास आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? प्रश्न पूछा गया था, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बाबू? 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। बारिश का पानी सबसे ज्यादा शुद्ध कौन सा जल होता है? बारिश का जल जो है सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। यह बात भी आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण जो होता है कितने डेसिबल के बाद होता है? 80 से 90 डेसिबल के ऊपर जब आवाज चली जाती है तो उसी को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर।
ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल, और आप सभी लोग अच्छे तरीके से उसका आंसर भी दे देंगे। अच्छा, भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? देहरादून में 1980 में स्थापित किया गया है। ये प्रश्न भी पिछले वर्ष पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। किसको उसके समुदायों के प्रभावी पौधों से पहचाना जाता है? किसको उसके समुदायों के प्रभावी पौधों से पहचाना जाता है? बायोम को एक प्रकार से, बायोम को जीवोम भी कहते हैं, तो इसी को समुदायों के प्रभावी पौधों से पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन से, किस बायोम में अस्थायी रूप से बर्फ जमी रहती है? तो टुंड्रा प्रदेश के जो बायोम होते हैं वहां पर एक प्रकार से बर्फ जमी रहती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बायोम वृक्ष विहीन है? कौन सा बायोम वृक्ष विहीन है भैया? टुंड्रा जो प्रदेश का बायोम है ये वृक्ष विहीन है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी पर्यावरण में मानव की कौन सी जीवन दशाएं आती हैं? बाहरी पर्यावरण में मानव की कौन सी जीवन दशाएं आती है? तो भौतिक जीवन दशाएं आती है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य। ठीक है, सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों से होने वाली हानि है? पराबैंगनी किरणों से कौन सी हानि होती है? पराबैंगनी किरणों से भैया चर्म कैंसर, कृषि पैदावार में कमी, तापमान में वृद्धि, ये सब होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मरुस्थलीकरण इनमें से किस कारण से होता है? मरुस्थलीकरण इनमें से किस कारण से होता है? देखिए, अति चराई से भी होता है, वनों के कटान से भी होता है, और खनन से भी होता है। तो मरुस्थलीकरण जो होता है बेटा, ये अति चराई से, अगर खूब ज़्यादा चराई करवा लेंगे, वनों का कटान या खनन, इन सभी से एक प्रकार से मरुस्थलीकरण फैलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट भविष्य में धरातल के औसत तापमान में वृद्धि होने की संभावना है? निकट भविष्य में धरातल के औसत तापमान में लगभग 2.3 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे प्रदूषित महानगर कौन सा है इनमें से? दिल्ली जो सबसे प्रदूषित है। आजकल दिल्ली में एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि भाई धुंध छाई रहती है हमेशा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, CFC मुख्य रूप से हानि पहुंचाता है? CFC मुख्य रूप से हानि पहुंचाता है, बताएं। ओजोन परत को जो है CFC जो है हानि पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, पर्यावरण के अजैव घटकों में आते हैं? पर्यावरण के अजैव घटकों में पृथ्वी की ऊपरी सतह, जल स्रोत और वायु, ये तीनों एक प्रकार से पर्यावरण के अजैव घटकों में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे बाबू, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। चले भाई, सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, तब तक आप लोग बताएं, चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है? प्रश्न कई बार आया हुआ प्रश्न, चिपको आंदोलन बताइएगा। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे बाबू। चिपको आंदोलन बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का, सुंदरलाल बहुगुणा जी से रिलेटेड है चिपको आंदोलन। क्या होता था, जैसे पेड़ों को जब लोग काटते थे तो पेड़ों को पकड़ करके चिपक जाते थे सुंदरलाल जी। ठीक है, और अच्छा, काजीरंगा जो है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ करी गई थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल आपको बताना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कई बार देखिए, अच्छा ये बताए, जो है 2002 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, किस शहर में हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो में हुआ था। यह बात आप ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते, तो आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि एक प्रकार से लगातार आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस का सामना आप लोग करेंगे। और मैं एक प्रकार से एक रिवीजन क्लास लाऊंगा शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, जिसमें लगभग 500 से 600 क्वेश्चंस होंगे। उनमें एक प्रकार से तमाम प्रकार के प्रश्नों को मैं आपको बता दूंगा। ओके, यह बात आप ध्यान रखेंगे। चलें आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया है। 9 सितंबर 1972, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं हैं? वन्य जीव संरक्षण जो आया था 1972 में, इसमें 66 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण परिषद जिसको आप ईपीसी कहते हैं, ईपीसी स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में, मतलब किस अधिनियम में किया गया?
तो पर्यावरण संरक्षण परिषदें जो है इसका मतलब ईपीसी स्थापित करने का जो प्रावधान किया गया है वो वन संरक्षण अधिनियम में किया गया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया 1980 में लागू किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ है, पारित हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वन संरक्षण अधिनियम की बात की जा रही है तो 25 अक्टूबर 1980 राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न विशिष्ट पादपों के संरक्षण का प्रावधान किस अधिनियम में रखा गया है। विशिष्ट पादपों के संरक्षण का जो प्रावधान रखा गया है वन संरक्षण अधिनियम में ही रखा गया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रीय वनस्पति अधिनियम बनाया गया। राष्ट्रीय वनस्पति अधिनियम जो बनाया गया 1988 में बनाया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष की अगर बात की 2012 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में मनाया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा जो करी गई महोदय 1952 में करी गई है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं। 2 फरवरी को मनाते हैं। ये सब प्रश्न पूछा था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। 5 जून को मनाते हैं। ये सब क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से लगातार परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा बीच में आपको बता देंगे, वैसे बता देंगे क्योंकि मैंने एक मॉडल पेपर में प्रश्न बताए थे आपको। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। ठीक है, और ये बताएं राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। 16 सितंबर को एक प्रकार से मनाया गया था। किस दिवस को, किस दिन को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण के रूप में 16 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाते हैं। 3 दिसंबर को मनाते हैं। ओके, ये सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष कब मनाया गया। 2002 में मनाया गया था। यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एनजीटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। दिल्ली में एक प्रकार से इसका मुख्यालय स्थित है मुख्य रूप से। बाकी इसके मुख्यालय और भी कई जगहों पर, जैसे पुणे में, भोपाल में, कोलकाता, चेन्नई, इन सभी पर भी इसके मुख्यालय स्थित हैं। और भारत से पहले एक प्रकार से एनजीटी की स्थापना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी हो चुकी थी। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा AQI का फुल फॉर्म क्या होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है AQI का फुल फॉर्म होता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में। भारत में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ हुआ, बताएं। भारत में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट का जो प्रारंभ हुआ है 1973 में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने कई सारे प्रश्नों को समझ लिया जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। अच्छा, ये आपका होम साइंस का क्लास मैंने ले लिया, तो आप इसको भी अगर देना चाहे तो शुक्ला डी पॉइंट पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।